हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों के लिए लगातार हम बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना भी हो सकता है हेल्पफुल आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड हो रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को केमिस्ट्री का जो हमने पहला पार्ट कराया था 2024 के पेपर का सॉल्यूशन, तो बच्चों अब यहां पर हम सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। 2024 का जो पेपर है बच्चों, उसको हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो आप लोग सोचते हो कि हमसे बन रहा है, लेकिन एग्जाम के टाइम में क्या होता है, भूल जाता है। तो यहां पर सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। आप लोग जब भी देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके पहले पार्ट 1 हमने कराया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। चलिए बच्चों, सुपर फास्ट करते हैं। लगभग आपको 3 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना है किसी भी दम पे बच्चों। 2000 आपका 22 का हो जाएगा, 2000 आपको 23 का बच्चों, और 2000 आपको 24 का। ये 3 साल का पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है। 2021 मान लीजिए 2020 यदि किसी के पास है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन ये 3 वर्ष का पेपर आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपने 2022 का क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से यदि एक क्वेश्चन भी आ गया तो 3 नंबर बन गया। कितना बड़ी बात भैया। यानी एक मॉडल सेट पढ़ने से आपको 3 नंबर के आपसे बन रहे हैं। सही है कि नहीं। तो आपको बेहतरीन रूप से तैयारी करना है। बाकी जो चैनल पे पहली बार है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिभाषित करिए। मैंने ऑलरेडी इस पर है ना जो क्वेश्चन है बच्चों समझा चुका हूं, सारा कोर्स कराया हूं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ बच्चों ए से बी में परिवर्तित हो रहा है। ए आपका क्या है बच्चों, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है। और बी क्या है प्यारे बच्चों, बी आपका उत्पाद है। जैसे मान लीजिए आपके पास दूध है बच्चों, दूध जो है वो दही में बदल रहा है। किसमें बच्चों, दही में बदल रहा है। तो इसके बीच कुछ ना कुछ क्रिया होगी। तो दूध में धीरे धीरे कमी होगी और दही में धीरे धीरे वृद्धि होगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे मैं कहता हूं कि आपका ए है, तो इसके सांद्रता में क्या होगी बच्चों, कमी होगी। तो ये हो गया आपका अभिकारक और इसके सांद्रता में कमी, इसलिए ऋणात्मक। और बच्चों जो उत्पाद है, इसके सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी समय के साथ, इसलिए नीचे हमने dt लगा दिया, तो इसको हमने प्लस कर दिया। तो समय के साथ उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी, क्योंकि दूध से जब दही बनेगा तो दही के मान में वृद्धि होती जाएगी और दूध में कमी आती जाएगी बच्चों। तो यह चीज निष्कर्ष निकला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि या अभिकारक के सांद्रण में कमी रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। समय के साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बच्चों क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया का दर कहलाएगा। समय के साथ अभिकारक है ना कि सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहा जाता है, या इकाई अथवा 1 सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक बच्चों, हम ऐसे परिभाषित भी कर सकते हैं कि समय के साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ही बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। चीजें क्लियर। दूसरा प्रश्न बच्चों अथवा में था, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। आणविकता बच्चों जैसे आपका H2 है और O2 है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाए बच्चों, H2O। अब यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दें। अब यहां पर H2 की संख्या 1 है कि 2, तो बोलोगे सर इसकी संख्या 2 है और O2 की संख्या कितनी है, 1 है, तो टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की टोटल संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। तो ये आपकी बच्चों इसकी आणविकता कहला जाएगी, अणुसंख्यता कहला जाएगी। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की जो संख्या है बच्चों, अणुओं की जो संख्या है वही उसकी आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, आणविकता कहलाती है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता कहलाती है। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन चैनल में जुड़ा रहेगा एग्जाम टाइम तक, मैं गारंटेड कहता हूं जो फेल होने वाला होगा वो पास हो जाएगा। और भैया जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहा उसकी बात ही अलग है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करें। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन था कि एंजाइम किसे कहते हैं। कोई
एंजाइम का उदाहरण देते हुए आपको समझाना है, ठीक है। एंजाइम को उदाहरण से परिभाषित करिए। देखिए बच्चों, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है, हमारे शरीर के अंदर भी, ठीक है। अब उन रासायनिक अभिक्रियाओं को भी उत्प्रेरित करने के लिए कुछ पदार्थ की आवश्यकता होती है बच्चों, है ना। तो जैव उत्प्रेरक वो कहलाते हैं जो अंदर की रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं। जैसे बच्चों, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम माल्टेज करता है। क्या बच्चों? माल्टेज। और माल्टेज एक प्रकार का एंजाइम है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक बच्चों। एंजाइम एक प्रकार से जैव उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक का मतलब क्या है? उत्प्रेरक का मतलब है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा दे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन ला दे, वो आपका उत्प्रेरक है। तो ये एक जैव उत्प्रेरक होता है जो विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम विशिष्ट होते हैं, अर्थात अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए अलग अलग एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट का मतलब ये होता है जैसे एक कोई व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, मतलब उसकी छवि कुछ अलग है, वो विशिष्ट काम ही काम करता है, ऐसा नहीं कि हर जगह वो घूमता रहे। ऐसे ही जो आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं वो विशिष्ट है, एंजाइम है, विशिष्ट है, किसी एक के लिए केवल पर्टिकुलर उसका एक ही काम बटा हुआ है, ऐसा नहीं कि सभी के साथ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करा दे। जैसे माल्टेज है, वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है बच्चों, ये एक आपका विशिष्ट एंजाइम कहलाएगा, ठीक है। विशिष्ट का मतलब इसका एक विशेष अभिलक्षण है, विशेष अभिक्रिया को संपन्न कराता है। माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है बच्चों। तो एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराता है। इसकी गुण क्या है बच्चों? एक विशिष्ट होती है और रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता रहता है, ठीक बच्चों। चलें आगे चलते हैं। पहले बच्चों यहां पर आप देखो, अगला प्रश्न ये था, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, इस प्रश्न को लोग नहीं करते हैं क्योंकि बोले यार ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब 2024 में आ गया था कि आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं और अनावश्यक एमिनो अम्ल। देखो बच्चों, वो एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते, जिनको हम बाहर से किसी न किसी माध्यम से लेते हैं, वो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं बच्चों, जैसे बैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। लेकिन ऐसे एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में ही संश्लेषित हो जाएं, तो भैया वो अनावश्यक एमिनो, ग्लाइसिन या एलानिन, ठीक है। सॉरी बच्चों, तो मैंने ये कहा आवश्यक एमिनो अम्ल, हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो कुछ एमिनो अम्ल शरीर द्वारा ही बन जाता है और कुछ एमिनो अम्ल हमको बाहर से भोज्य पदार्थों के माध्यम से लिया जाता है। तो बच्चों जो हम बाहर से लेते हैं वो आवश्यक हो गया, और जो हमारे शरीर के अंदर ही उपस्थित है ग्लाइसिन, एलानिन, तो ये हमारे लिए अनावश्यक एमिनो अम्ल है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? चलिए सुपर फास्ट। हम यहां पर जो आंकिक प्रश्न है उसको यहां पर आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि एक लंबा चौड़ा कहानी है, और इसको हम आंकिक क्वेश्चन को हम बच्चों आपको अलग से लेक्चर लेकर आएंगे। तो आंकिक क्वेश्चन आपको बढ़िया अलग से कराया जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आगे प्रश्न पर चलते हैं सीधा सीधा। प्रश्न क्रमांक आपका 15 था, डी ब्लॉक के तत्वों को परिभाषित करिए। कोई भी बच्चा आसानी से बता सकता है कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं वो आपका डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। जैसे बच्चों आपका स्कैंडियम है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6, ये 1s2 है बच्चों, 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद बच्चों 3d में 1 जाएगा, 4s में 2 पहले भरेगा, फिर 3d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जब d में प्रवेश करता है तो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाता है, जिसे संक्रमण धातुओं के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिएगा कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या ऑर्बिटल में प्रवेश करता है वो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा बच्चों। इनके तत्वों के 2 बाह्यतम कक्ष अपूर्ण होते हैं, कहने का मतलब 4s यानी चौथा और तीसरा भी अपूर्ण है, क्योंकि 4s में 4p भी तो होगा, 4d भी तो होगा, वो तो अपूर्ण है। 3d मतलब तीसरे वाले कक्षा में d अपूर्ण है, तो इसमें कहा गया कि 2 कक्षक अपूर्ण होते हैं बच्चों, ठीक है। इन तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 और ns है बच्चों, ns है, ठीक है, याद रखिएगा। n-1 d में आपका 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जब हम ns की बात करते हैं इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये आपके डी ब्लॉक के तत्वों का क्या है बच्चों,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होता है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं में ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं बच्चों, चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, कई सारे इनके गुण हैं। डी ब्लॉक के तत्व में देखो ये जो N-1 D कक्षक अपूर्ण रहता है, इसी कारण से रंगीन आयन भी बनाते हैं, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना बच्चों। इसके साथ साथ आप इनके चुंबकत्व के गुण यानी चुंबकीय व्यवहार को भी दर्शाते हैं, कई सारे गुण है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लेना। जैसे यहाँ पे 2 गुण लिखा गया है कि ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। अब जैसे कुछ लोगों के मन में ये रहता है ना कि हमसे 5 विशेषता बन रहा है, 5 गुण बन रहा, हम तो 5 लिख के आएंगे, हम तो टॉपर बनेंगे 5 लिखकर। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन क्या बोला है, कोई 2 विशेषताएं, तो आपको 2 ही विशेषता लिखना है, 4-5 विशेषता ना लिखते रहो कि गलत सलत आप कुछ भी लिखते रहो। भाई जो लिखो अच्छे से लिखो, जो बढ़िया हो, है ना। नहीं कुछ भी आप लिखते रहो, कोई मतलब का नहीं है, उससे नंबर ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। नंबर उतना मिलेगा जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आप सोचो कि हम एक्स्ट्रा लिख दें तो नंबर या कॉपी भर दें, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका ये सिस्टम नहीं चलता है। इसके बाद आपका आगे एफ ब्लॉक के तत्व। जैसे डी ब्लॉक के तत्व की हम परिभाषित करते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या डी ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे जब बात करते हैं एफ कोष में बच्चों, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में या एफ ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं बच्चों। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जैसे उसमें था आपका N-1 और N बाह्यतम जो था बच्चों अपूर्ण था NS, तो इसमें NS में 2 इलेक्ट्रॉन फिट रहते हैं, है ना, कभी कभार 1, बाकी NS में 2 इलेक्ट्रॉन। और N-1D में बच्चों, N-1D में मान लीजिए 0 होगा या 1, 0 या 1 ही रहता है ना। और जो N-2 है, इसमें F में इसमें 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये आपके F ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। ये सभी दुर्लभ होते हैं, यानी दुर्लभ का मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता है। सभी के सभी तत्व धातु बच्चों। F ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बाईं ओर जाने से परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, जिससे उनको हम एक्टिनाइड या लैंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 2 विशेषताएं हैं, आप लोगों को ऐसे भी आसानी से याद हो जाएगा। ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। जो बच्चा थोड़ा बहुत भी रिवीजन करके जाएगा, मैं गारंटेड कहता हूं कि बेहतर नंबर आएगा। भाई लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लैंथेनाइड समूह में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो उनके आकार में धीरे धीरे कमी आती है बच्चों, और इस आकार में कमी होना ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। बस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसके 2 विशेषताएं, जैसे एक विशेषता में आपको यहाँ पे लैंथेनाइड संकुचन दिख रहा होगा कि यह ब्लॉक के तत्व में बाईं से दाईं ओर चलने पर इनकी परमाणु त्रिज्या घटती चली जाती है, जिसे हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, एक्टिनाइड में एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है बच्चों, एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। इन तत्वों के 3 बाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं, एक आपका N-2, N-1 और NS। इन 3 अपूर्ण कोष के कारण बच्चों इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F में प्रवेश करता है, N-2 में प्रवेश करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख देना, नंबर आपको मिल जाएंगे। चीजें क्लियर है, रिवीजन हो गया। आगे चले अगले प्रश्न पर बच्चों, सुपर फास्ट करेंगे। जो बच्चा भाई है ना थोड़ा बहुत भी यदि ध्यान करेगा तो मैं गारंटेड कहता हूं कि भाई वो अच्छा ही नंबर लाएगा। अगला जो प्रश्न था कि फिनाल की क्रिया सोडियम के साथ अम्लीय प्रकृति यानी अम्लीय माध्यम में होना चाहिए, है ना, ठीक है बच्चों। चलिए फिनाल का क्या होता है सूत्र, देखो बच्चों बड़ा प्यार से फिनाल का सूत्र बनाओ। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में आप यदि OH जोड़ दो तो ये आपका फिनाल हो जाता है। इसकी क्रिया प्रेम से हम कराएंगे सोडियम के साथ। किसके साथ बच्चों, सोडियम के साथ। बड़े प्यार से क्या बोला है, अम्लीय प्रकृति की तरह, है ना। अम्लीय प्रकृति का मतलब हाइड्रोजन त्यागेगा, देखना तो H निकलता है और इसके जगह हाइड्रोजन Na जुड़ जाता है। तो जब H निकलेगा बच्चों देखिएगा तो आपका ये फिनाल था, ये आपका O के साथ Na जुड़ जाएगा बच्चों, तो ये बनाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और हाइड्रोजन निकलेगा तो हमेशा H2 ही करते हैं। अब कहोगे सर H2 जबकि सिंगल हाइड्रोजन, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज है बच्चों। अब इसको ही शॉर्टकट में ऐसा लिखा गया है। ऐसा कैसे सर, देखो अब इसको भी देख लो, C6H5OH ये आपका फिनाल है बच्चों। इसकी क्रिया सोडियम से कराई गई है। किससे कराई गई है, सोडियम से। तो सोडियम बच्चों ये आपका सोडियम हाइड्रोजन हटता है और सोडियम आकर के जुड़ जाता है, तो बनाएगा C6H5
ONE, क्या बनाया बच्चों? ONE, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। और हाइड्रोजन क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। जब हाइड्रोजन बाहर होता है तो 2 हाइड्रोजन निकला, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है बच्चों, और जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो C6H5 भी 2 हो गया, तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे यहां पे 2 का मल्टीप्लाई तो सोडियम भी 2 हो गया। तो इस तरीके से इसका बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाता है। कि फिनाल की क्रिया सोडियम से कराई जाती है तो फिनाल सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड देता है। यह अवक्रिया फिनाल के अम्लीय स्वभाव को दर्शाता है। प्रश्न में भी लिखा था बच्चों, अम्लीय प्रकृति के कारण ऐसी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अब आपका क्षार, सोडियम के है, क्षार आकर जुड़ गया, हाइड्रोजन त्याग दिया। हाइड्रोजन जो त्याग सकता है वो अम्लीय प्रभाव दर्शाता है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगला जो हमारा था बच्चों, इसी में 16 नंबर में था रीमर टीमैन अपक्रिया। क्या था बच्चों? रीमर टीमैन अपक्रिया। देखो जरा, बड़े प्रेम से रीमर टीमैन अपक्रिया आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों की क्लोरोफॉर्म के उपस्थिति में ही रीमर टीमैन अपक्रिया होती है। ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखना। चलिए, जब भी हम क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया कराएंगे तो रीमर टीमैन ही कहलाएगा। अर्थोसेल्सिल और पैरासेल्सिल एल्डिहाइड बनाता है। जैसे बच्चों आप इसके जगह मान लीजिए आपका क्लोरीन होता तो वो क्लोरीन का रीमर टीमैन अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन का रीमर टीमैन अपक्रिया कहला जाता। ध्यान रखना, क्योंकि रीमर टीमैन अपक्रिया 2-3 बार पढ़ते हैं अपन। अब देखो बच्चों, सबसे पहले बात करता हूं कि कुछ बुक में ऐसे भी देखने को मिलता है, ये आपका फिनाल है, ठीक है, और यहां पर मैंने ले लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब ऐसा बोला गया कि जितना क्लोरोफॉर्म है उतना ही आप क्षार ले लो, जैसे NaOH ले लो। अब बनाता क्या है बच्चों? बड़े प्यार से बोले कि 3 तो NaCl बाहर कर दिया, और OH जो है वो H2O के रूप में बाहर हो जाता है, और CH जो है उस ऑक्सीजन को लेकर यहां पे जुड़ जाता है। तो जब जुड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से आपका बच्चों, ये आपका बेंजीन है, यहां पे OH तो फिनाल, ये CHO बना लिया। बोले और क्या बनाया? 3NaCl बना लिया। क्या बना लिया? 3NaCl। और क्या बनाया सर? H2O के रूप में बाहर हो गया। कुछ बुक में ऐसा इतना ही देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में पैरासेल्सिल एल्डिहाइड भी बनता है बच्चों, कुछ मात्रा में पैरासेल्सिल एल्डिहाइड बनता है। इसलिए बोला गया कि भाई साहब आपके पास फिनाल है, CHCl3 है, ठीक है सर, KOH या NaOH ले लोगे तो जो आपका Cl है वो K के साथ KCl बनाएगा, ये 100% श्योर है। ठीक है सर, ये बन गया, है ना। कुछ अर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ता है, कुछ पैरा पोजीशन पे CHO जुड़ जाता है, तो कुछ अर्थोसेल्सिल एल्डिहाइड बनाता है, कुछ पैरासेल्सिल एल्डिहाइड बना लेता है बच्चों। केवल और केवल रीमर टीमैन अपक्रिया की बात कर रहे हैं कि जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तब बच्चों क्या बनता है? अर्थोसेल्सिल या पैरासेल्सिल एल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को हम रीमर टीमैन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। रीमर टीमैन अपक्रिया बच्चों क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया फिनाल से कराएंगे। तो आप 2 बार इसको पढ़ रहे हो, एक तो आप क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया में पढ़े हो, और एक बच्चों आपके फिनाल की रासायनिक अपक्रिया में पढ़े हो, और फिर तीसरी बार आप पढ़े हो एल्डिहाइड में भी। ठीक है, सेल्सिल एल्डिहाइड, ये चीज भी आपने पढ़ा है, लेकिन पढ़ा कब है? जब हमने पढ़ाया है। और कौन पढ़ाया है भैया, और कहां पढ़ा है? तो शिव कोचिंग क्लासेस में। और जो कभी देखा ही नहीं है तो उसको तो लगेगा कि हमने तो कभी देखा ही नहीं आपका चैनल, है ना। पहली बार जो चैनल पे आए होंगे तो ऐसे ही लग रहा होगा, पूरा साल हम पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि यार ऐसे ही है, सब टीचर मजाक कर रहे हैं। अगला प्रश्न था इसका अथवा था बच्चों कि प्रोपीन से प्रोपेन टू आल। प्रोपीन की बात कर रहे हैं, 3 कार्बन और एल्कीन। तो 3 कार्बन, जैसे देखना प्रोपीन कैसे बनाते हैं, बड़े प्यार से समझना। 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, ये हो गया, एक के साथ डबल बॉन्ड लगा दो तो ये आपका इन जुड़ गया बच्चों। अब इसमें टोटल बैलेंसी 4 होता है, तो CH3 हो गया, इसमें आपका 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन। किसी भी कार्बन में बंध बनाने की क्षमता कितनी होती है? 4 होती है बच्चों। उसके आधार पर आप हाइड्रोजन जोड़ दो। इसकी क्रिया किससे करानी है? अच्छा, बनाना है प्रोपेन टू ऑल, यानी 2 नंबर पे, इस 2 नंबर पे आपको OH जोड़ना है, तो इसको आप H2O से क्रिया करा दो, HOH से। बड़ा सिंपल है। तो OH आकर के यहां पे जुड़ जाएगा बच्चों। जब जुड़ेगा तो ये आपका CH3 था, ये CH है बच्चों, है ना, CH के साथ OH जुड़ गया, है ना, और फिर 1 हाइड्रोजन और बचेगा तो ये इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका CH3। तो मेथ 8 प्रोप, है ना। तो प्रोपेन बच्चों ये 2 नंबर पे OH जुड़ा है, तो प्रोपेन टू ऑल हो गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन मेथ 8 प्रोप। तो प्रोपेन 2 नंबर पे बच्चों 1 2 3 IUPAC नाम करते हैं तो अपन नंबरिंग करते हैं, तो 2 नंबर पे OH जुड़ा है तो टू ऑल हो गया बच्चों। ठीक है, तो प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बन गया, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपीन तनु अम्ल उत्प्रेरक की तरह
उत्प्रेरक की उपस्थित में, यहां पर तरह नहीं, उपस्थित में जल के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो ऐसे सिंपल छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और भाई ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ता, बोलते हैं इतना इजी तो आने नहीं है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको नहीं पढ़ते हैं और ऐसे एमपी बोर्ड द्वारा पूछ दिया जाता है ना। जिन प्रश्नों को हम भूल जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़े नहीं है और वही एमपी बोर्ड द्वारा दे दिया जाता है। बेंजिल क्लोराइड से, बेंजिल क्लोराइड का सूत्र क्या है बच्चों? ये आपका बेंजिल है C6H5Cl, ये आपका बेंजिल है, बेंजिल क्लोराइड है बच्चों। क्या बोला है? हाँ, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल मतलब OH जोड़ना है। तो इसमें कुछ भी नहीं, यदि आप क्षार की क्रिया करा दो, क्षार की क्रिया, तो बड़े प्रेम से सोडियम क्लोरीन के साथ दोस्ती बनाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ, और ले जाएगा बाहर। तो बचेगा क्या? C6H5 और क्या बचेगा? यहां पे आपका OH जुड़ जाएगा बच्चों, OH इस पर जुड़ जाएगा और आपका NaCl बाहर हो गया। एक लाइन में आपको करना है, ठीक है, कि जब बेंजिल क्लोराइड को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप पर, 320 वायुमंडलीय दाब पर, है ना, गर्म करते हैं बच्चों, अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका बेंजिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, एमपी बोर्ड का स्पेशल क्लास चल रहा है ना। यदि कोई सोचेगा कि यार कि ये फर्जी चल रहा है ना, बहुत सारे बच्चे जो पहली बार जुड़ते हैं उनको ये लगता है कि सर हम आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चन, ये सर गलत बताते हैं। कुछ लोग तो अभी हिंदी का एक वीडियो बनाया था, उसमें बोले कि सर ये इसका आंसर ही रॉन्ग। एमपी बोर्ड का ऑफिशियल है, अदर स्टेट से मतलब अदर जगह से डाउनलोड करके नहीं पढ़ा रहा हूं, एमपी बोर्ड का जो कॉपी चेक करने के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जाता है बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत हुआ करो भाई, है ना। हम यही कोशिश करते हैं कि एक भी नंबर गड़बड़ ना होने पाए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी की बात हो जाती है। इसके बाद इसमें भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। कैनिजारो अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया को समझाना बच्चों। कैनिजारो अभिक्रिया देखो बढ़िया आप लोग यहां पे समझोगे। जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं बच्चों, तब मेथिल एल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। यह अभिक्रिया आपको किसी भी दम पे याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? याद होना चाहिए। तो क्या बोला है कि फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH की उपस्थिति में गर्म कर दे तो हमारा बच्चों एक कार्बन का एल्कोहल बन जाता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। अब इसकी अभिक्रिया सिंपल है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र CH है ना, HCHO होता है बच्चों। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? NaOH से कराएंगे। किससे? NaOH से कराएंगे। तो एल्कोहल बन, एक कार्बन का एल्कोहल बनेगा, मतलब सिंपल है, CH3OH ही बनेगा बच्चों। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं है ना। अब भाई सोडियम तो कहीं जाएगा और जाएगा तो अकेला रह नहीं सकता है, इसलिए सोडियम फॉर्मेट बनाता है। फॉर्मेट देखो, फार्मिक अम्ल होता है HCOOH और H हट करके बच्चों HCOONA जुड़ गया, तो ये सोडियम फॉर्मेट, ये फार्मिक अम्ल से सोडियम फॉर्मेट बनता है, तो HCOOH। तो ये बच्चों आपका हो गया ये फार्मिक अम्ल। लेकिन यहां पर यदि Na जोड़ दे बच्चों तो सोडियम फॉर्मेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सोडियम फॉर्मेट हो जाता है। तो यही चीज यहां पर देखा है बच्चों, देख लीजिए कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, NaOH है, इसकी क्रिया से आपका मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। बिल्कुल माइंड में फीड कर लो, पक्का क्वेश्चन आएगा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ भैया गर्म किया जाता है तब मेथिल एल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया भी कहा जाता है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सोचता हूं बच्चों आप लोगों की मिस ना होने पाए और बढ़िया आप लोग तैयारी करते रहो, है ना। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगला अभिक्रिया देख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए। रोजनमुंड अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन की क्रिया करा दे, बस एसिटाल्डिहाइड बनता है। रोजनमुंड अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, जब एसिटिल क्लोराइड को जाइलिन में बने विलयन के पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचयन कराया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। मतलब एसिटिल क्लोराइड आपका CH3COOH, ये आपका एस्टिक अम्ल है बच्चों। क्या है? एस्टिक अम्ल। क्या है? एस्टिक अम्ल। और यदि यहां से आपको इसको हटा दिया जाए, इसको हटा करके यहां जोड़ दिया जाए Cl, तो आपका हो जाता है एस्टिल क्लोराइड। क्या हो जाता है बच्चों? एस्टिल क्लोराइड। तो ये हो गया CH3COCl। इसका बस अब चयन करा दो हाइड्रोजन की उपस्थिति, बड़े प्यार से हाइड्रोजन Cl को ले जाएगा और एक H जोड़ देगा, CH3CHO। एक हाइड्रोजन निकाल दिया और बच्चों एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। बस यही अभिक्रिया है बच्चों आपका क्या? रोजनमुंड अभिक्रिया। अभिक्रिया बड़ा सिंपल होता है, थोड़ा हिंदी उसका याद करने में कठिनाई होती है कि जब एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड है, इसको जलीय विलयन में
वो भी कैसा, जाइलिन से बने विलयन में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, मतलब ये पैलेडियम और बेरियम सल्फेट ये उत्प्रेरक है बच्चों। इसको यदि नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो कि बिना उत्प्रेरक के संभव नहीं है, और यदि उसको आप उत्प्रेरक उसमें नहीं दर्शाए तो नंबर आपके कटने तय हैं बच्चों, नंबर आपके कटने तय हैं। ठीक है, तो जब हम एस्टिल क्लोराइड की जाइलिन से बने पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के युक्त उत्प्रेरक में हम हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं तो बच्चों आपका एसिटाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड। तो ये बच्चों आपका एस्टिल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड, यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एस्टिल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड बनाओ तो आपको यही उत्प्रेरक है ना लगाकर बच्चों अभिक्रिया दे देनी है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके अथवा में क्वेश्चन था उसको करेंगे बच्चों, है ना। अरे भैया लगातार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन अभी फंसे हुए हैं, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन है उसको छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन था कि बेंजीन की एस्टिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करा जाए। बेंजीन का सूत्र क्या होता है बच्चों? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ये बेंजीन है, इसकी क्रिया एस्टिल क्लोराइड के साथ, एस्टिल क्लोराइड अभी आपने देखा एस्टिल क्लोराइड मतलब C2 सॉरी भाई बैक नहीं होगा यार, बैक होने में दिक्कत जा रहा है, अभी बहुत सारी चीजें आप इसमें सीखने को दिक्कत होता है। एस्टिल क्लोराइड मतलब होता है CH3COCl, है ना। पहले बेंजीन हमने लिखा था C6H6। बेंजीन की एस्टिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, लो भैया AlCl3 है, इसके उपस्थिति में तो आपका बड़ा सिंपल है बच्चों। जैसे आपका ये बेंजीन है, जैसे आपका यहां पर इसको हम C6H5 और H नहीं कर सकते हैं, तो H बड़े प्रेम से इस Cl को उठाएगा, और बढ़िया मटक्का करता हुआ -HCl बाहर हो गया। अब -HCl बाहर, अब क्या होगा सर? तो CH3CO बचा कि नहीं बचा? हाँ सर बचा। तो CH3CO हो गया, और ये जो आपका C6H5 है जाकर के बड़े प्रेम से जुड़ जाएगा, ये C6H5 जुड़ गया बच्चों। सिंपल है, एस्टोफिनोन बना लेता है। ठीक है, तो जब बेंजीन की एस्टिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एसिटोफिनोन बनता है। एक प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया का उदाहरण है। किसका बच्चा? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया का बच्चों एसिटोफिनोन। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एसिटोफिनोन, इसको आप ऐसा भी कह सकते थे कि भाई डायरेक्ट कार्बन से जुड़ेगा, तो ऐसा भी चित्र बना सकते थे। ये आपका हो जाता बेंजीन और यहाँ पे COCH3 एसिटोफिनोन, है ना। ऐसा भी तो बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल निश्चिंत रहे। ये आपका अभिक्रिया बच्चों बन गया है कि बेंजीन और एस्टिल क्लोराइड से क्या बनता है? एसिटोफिनोन बनता है। यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या होगा जब बेंजीन की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराई जाए, तो एसिटोफिनोन बनता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड में। और जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात आ जाएगी, याद रखना वहां पर आपका निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड रहेगा। जब भी हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करेंगे बच्चों, वहां पर आपका निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है, आपको वो करना ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर, और आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हमारा समय सीमा समाप्त होगा। बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, ये लो भैया बेंजीन आपका C6H5 है, बेंजीन की क्रिया बोल रहा है। बेंजीन, ये आपका बेंजीन है C6H6 है। ठीक है, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO है बच्चों, और HCl आपका HCl है, तो क्या बना सकता है? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये गाटरमान कोच अभिक्रिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो सीधा इसके 2-3 स्टेप होते हैं, लेकिन आप सीधा बनाओ, यहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो C6H5 बनेगा कि नहीं बनेगा? और बच्चों हाइड्रोजन इससे प्यार से आपके साथ संयुक्त होकर के CHO बना लेता है बेंजल्डिहाइड, बस, और HCl फिर से बाहर हो जाता है। हालांकि एक लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस का मतलब है पहले ये कंबाइन होता है, कंबाइन होकर के इसके नाभिक से अटैच होता है, फिर HCl बाहर होता है। पहले ये कंबाइन होगा बच्चों, जैसे आपका कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, तो HCl आकर के इसके साथ जुड़ेगा, तो HCl इसके साथ तो कार्बन हो गया, है ना। आपका ऑक्सीजन है, फिर H है बच्चों, Cl है। अब ये कार्बन जाकर के इससे नाभिक से अटैच होगा, फिर HCl बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इतना लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझो कि जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ क्रिया कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? गाटरमान कोच अभिक्रिया। अब देखो बच्चों होता क्या है, जैसे आप लोग पढ़ते हो कि भाई
गाटरमान कोचब क्रिया, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता रहता कि गाटरमान कोचब क्रिया हिंदी क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। भाई हिंदी दे दिया था कि इसकी क्रिया इससे कराओ, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।